अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। बेटा आज हम लोग जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बात करेंगे। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे केमिस्ट्री में ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही हम फिजिक्स में इनको पेरेंट न्यूक्लियाई कहेंगे और ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो पेरेंट न्यूक्लियाई आपस में जो, तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई है। ये आप ध्यान में रखें, जैसे यहाँ पर ये मैंने आपको एक रिएक्शंस, ये नाइट्रोजन और हीलियम का रिएक्शन है, इससे ये ऑक्सीजन बन रही है और ये आपके पास हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अब ये यहाँ पर ये हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल इसको कहेंगे, अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्डमेंट की, इससे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्जन होगी। अब बेटा ये हो क्या रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगी, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो चीजें सोचनी है फिजिक्स के मुताबिक, हमारे पास चार कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन में ओबे करना है। पेपर टू के लिए हमें ये ध्यान में रखना है। प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर इज कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। द प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स मस्ट एड अप। अच्छा ये मैं भी सिखाऊंगा, बस सिंपल अभी आप ये बात रखें। प्रोटॉन नंबर कंजर्व होगा, न्यूक्लियॉन नंबर कंजर्व होगा यानी मास नंबर, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होगी और मोमेंटम कंजर्व होगा। ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पर आपके पास कंजर्व होते हैं। और एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी कंजर्व नहीं होंगे, ठीक है। प्रोटॉन नंबर कंजर्व होता है और न्यूक्लियॉन नंबर वो भी कंजर्व होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व नहीं होते और चार्ज कंजर्व होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे, मैं भी आपको सिखाता हूँ। लेकिन पहले फेज में हम एनर्जी प्लस मास की बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास से क्या मतलब है। बेटा हमने ओ लेवल्स में ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर फर्ज करते हैं, हो गया बेटा, हमारे पास फर्ज करते हैं ये एक्स और वाई जो है ये पैरेंट न्यूक्लियाई हैं और इनसे डॉटर न्यूक्लियाइड जो बन रहे हैं वो एल और एम है। बेटा ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई में। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए टेक प्लेस करता है ताकि वो न्यूक्लियस क्या करे, अपने आप को स्टेबल कर ले। अब बेटा यहाँ पर याद रखें कि मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होगा मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाइड से, ठीक है। मास हमेशा डॉटर न्यूक्लियाइड का क्या होगा, कम होगा, पेरेंट न्यूक्लियाइड्स का ज्यादा होगा। डॉटर न्यूक्लियाइड्स है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाइड। तो डॉटर न्यूक्लियाइड्स आर मोर स्टेबल देन द पेरेंट न्यूक्लियाइड। ये एक्स और वाई का मास ज्यादा है एल और एम से। एक्स और वाई जो है वो क्या है, वो पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं। तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड्स माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाइड, इससे जो डिफरेंस है, जो चीज मिलती है, उसको मास डेफिसिट कहते हैं। ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट कहते हैं। तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई यानी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो उसका जो मास का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा बेटा, वो आपके पास इक्वल होगा मास डेफिसिट के। एक्चुअली होता यह है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसमें इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपके पास डॉटर के साथ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो ये जो एनर्जी है, वी नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, दरअसल इस रिएक्शन में जो पेरेंट्स का मास कम हुआ, वो जो मास कम हुआ वो मास डेफिसिट है। ये मास जो है दरअसल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है।
तो ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसको कहते हैं एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन। यहाँ पर देखें ये मास है और प्लस एनर्जी, इन इसको अगर हम ऐड करें तो ये पेरेंट के मास के इक्वल बनेगा। यानी यहाँ पर जो भी मास का कमी आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, वो दरअसल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एज वी नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर पहला जो प्रिंसिपल सीखा हमने वो ये था कि हमारे पास जो मास डेफिसिट आएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दैट द एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद मास डेफिसिट। तो यहाँ पर जितना ज्यादा मास डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा आपके पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कन्वर्ट होगी। और इसको इसमें सी क्या चीज है, सी स्पीड ऑफ लाइट है और डेल्टा एम मास डेफिसिट है। तो हमारे पास जितना ज्यादा मास डेफिसिट उतना ज्यादा एनर्जी में कन्वर्जन, ये ध्यान में रखें। तो ये जो हमारे पास है, तो बेटा ये हमारे पास जो यहाँ पर मास में मास की कन्वर्जन एनर्जी में नजर आ रही है, तो इसको कैसे आपने लिखना है कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए कि एनर्जी प्लस मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास टेक्स प्लेस। दूसरा बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है, मोमेंटम बिफोर डिके मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर डिके। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मोमेंटम का सम और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मोमेंटम का सम जो है वो हमेशा बराबर होगा। ये दो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन कराई है कि अगर आप 1 ग्राम का मास डेफिसिट है तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी। इसको अगर मैं आपको कहूँ कि यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप मुझे बताएं, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स के इक्वल है। ये हमने कल वर्किंग की थी। तो प्लीज ये मुझे कोई एनर्जी कैलकुलेट करके बताए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा ये 1 ग्राम आपके पास मास आ गया, ये 3 × 10 पावर 8 स्क्वायर। इससे आपके पास ये एनर्जी आ गई जूल्स में। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 से। और एक मिनट है, डिवाइड इसको प्रॉपर यू करते हैं कि आपके पास 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 9 इंटू 10 पावर 13 जूल्स बराबर होगा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो x इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो 1 इंटू 9 इंटू 10 पावर 13। तो यहाँ से आपके पास x आ गया 9 इंटू 10 पावर 13 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 के। तो ये बेटा इसको तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एनर्जी को चेक करें, एनर्जी सही कैलकुलेट की है मैंने यार। हाँ एनर्जी सही है, बहुत ज्यादा है। 5.63 इंटू 10 पावर 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो मसला इसमें तो भाई मुझे बता दीजिए। अब बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन नंबर कैसे कंजर्व होते हैं और मास नंबर कैसे कंजर्व होते हैं, इसके ऊपर अब बात करनी है। अब बेटा, ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स है, एक्स, ए, बी, ये इसका मास नंबर है, ये न्यूक्लियॉन नंबर, ये इसका प्रोटॉन नंबर है। अब सम ऑफ प्रोटॉन नंबर बिफोर डिके, सॉरी, सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर डिके, ये सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स आ गए बिफोर डिके, मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स आफ्टर डिके। तो ये क्या स्टेटमेंट बन रही है? इसकी स्टेटमेंट अगर आप सोचें तो सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर बिफोर डिके should be equal to sum of after decay। तो बिफोर एंड आफ्टर डिके दोनों बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन नंबर्स बिफोर डिके मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन नंबर्स आफ्टर डिके। तो याद रखें, हमारे पास चार कंजर्वेशन के प्रिंसिपल हो गए। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व, न्यूक्लियॉन नंबर इज कंजर्व। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब क्या है? सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स बिफोर डिके मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर्स आफ्टर डिके। और इसी तरह से सम ऑफ प्रोटॉन नंबर्स बिफोर डिके मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन नंबर्स आफ्टर डिके। तो याद रखें, ये हमारे पास चार लॉज है। प्रोटॉन नंबर, यार क्या हो रहा है भाई इसको, इसी क्लास में होता है और किसी क्लास में नहीं होता बेटा ये प्रॉब्लम। State the quantities other than momentum that are conserved in a nuclear reaction. Mass plus energy is conserved, nuclear number is conserved, and proton number is conserved। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन ये है, a stationary nucleus of uranium 238 decays to a nucleus of thorium 234 by emitting an alpha particle. The kinetic energy of alpha particle is 6.69 into 10 power minus 30 joules। अल्फा पार्टिकल की ये काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी। शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m is related to its momentum by equation kinetic energy is equal to p square upon 2m। तो इसको हमें प्रूव करना है। we know that p is equal to mv, ठीक है, और v is equal to p upon m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2m पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, या पी अपॉन एम होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/2m पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर और ये m कैंसिल आउट हो गया, 1/2 पी स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई। we know that momentum is mass times velocity, velocity is momentum upon mass,
we know kinetic energy is half mp square. For this b we replaced p upon m, ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ रख दिया और होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये m और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम इज लेफ्ट। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। आई होप इसमें मसला नहीं है। बेटा क्वेश्चन ये है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ थोरियम न्यूक्लियस। थोरियम न्यूक्लियस जो है उसकी एनर्जी को आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फर्ज करते हैं ये यूरेनियम था, यूरेनियम 238, इसने डिके किया एक अल्फा पार्टिकल और इससे जो नया बना वो थोरियम है। तो उसने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को बता दी है। अब उसने काइनेटिक एनर्जी थोरियम की कैलकुलेट करने को कही है कि आप लोग थोरियम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर दें। तो उसने कहा है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ थोरियम न्यूक्लियस। तो ये रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ थोरियम, ये रिक्वायर्ड है बेटा इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके पास यूरेनियम यू 238 के कर रहा है बाय इमिटिंग थोरियम 234, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है 6.69 इंटू 10⁻−13। अब बेटा जैसे मैंने कहा था कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपने कंजर्वेशन प्रिंसिपल को सोचना है तो उसके हिसाब से आपके पास सम ऑफ मोमेंटम बिफोर डिके should be equal to sum of momentum आफ्टर डिके। ये आपके पास कंजर्वेशन के प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखें तो हमने यहाँ पर यही किया है कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर डिके। अब बेटा सम ऑफ मोमेंटम बिफोर डिके, बिफोर किसका है बेटा, मोमेंटम है U238 का यानी यूरेनियम का, और आफ्टर डिके ये थोरियम बन रहा है और अल्फा पार्टिकल बन रहा है, ठीक है। अब बेटा क्योंकि हमारे पास यूरेनियम यू जो यूरेनियम 238 है वो रेस्ट है, ठीक है, इसने स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238 का है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसका मोमेंटम होगा यूरेनियम का वो मोमेंटम होगा 0। अब बेटा अगर इनिशियल मोमेंटम डिके से पहले इसका मोमेंटम जो है वो 0 है तो आफ्टर डिके जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों का मोमेंटम का सम भी 0 होना चाहिए। कंजर्वेशन तो यही है, बिफोर डिके एंड आफ्टर डिके सम ऑफ मोमेंटम शुड बी सेम। अगर बिफोर डिके मोमेंटम 0 है तो आफ्टर डिके भी मोमेंटम को 0 होना चाहिए। अब इस मोमेंटम को 0 करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों जो डॉटर न्यूक्लियाइड्स हैं, ये दोनों जो थोरियम और अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट मूव करें, ठीक है, तभी इनका डिफरेंस होगा, यानी इनके मोमेंटम को सम करेंगे तो आपके पास जो है क्या होगा बेटा, सम 0 आएगा, यानी इनमें से किसी एक का मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो मैंने अल्फा के मोमेंटम को नेगेटिव ले लिया, यानी अगर ये यूरेनियम है तो थोरियम इधर जा रहा है और अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मोमेंटम मैंने नेगेटिव कर दिया, इसके मोमेंटम को मैंने पॉजिटिव कर दिया। आई होप ये नेगेटिव का मतलब समझ में आ गया कि ये एक दूसरे से अपोजिट मूव करेंगे। अब बेटा मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थोरियम, दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम का मोमेंटम 0 था तो अल्फा को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया,
तो मोमेंटम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थॉरियम। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m है। अब यहाँ से अगर मैं मोमेंटम, क्योंकि ये मोमेंटम की टर्म में है, तो मैं अगर मोमेंटम की इक्वेशन बनाऊं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2m इधर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। और ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने रूट ले लिया बेटा, तो 2m काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। अब मैंने ये यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है और ऊपर मेरे पास इक्वेशन इसने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्राइव की हुई है और इंफॉर्मेशन भी सारी काइनेटिक एनर्जी में है, दैट इज वाई मैं मोमेंटम की इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी में सोच रहा हूँ। तो बेटा इसका मतलब मोमेंटम ऑफ थॉरियम is equals to 2 times mass of thorium into kinetic energy of thorium. Momentum of alpha is equals to under root 2 mass of alpha into energy of alpha. ये मेरे पास मोमेंटम की इक्वेशंस आ गई। अब ये मेरे पास यहाँ मोमेंटम है, ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे सोच ली है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर रहा हूँ। तो मोमेंटम ऑफ थॉरियम क्या बना, अंडर रूट 2 मास ऑफ थॉरियम इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ थॉरियम इज इक्वल्स टू 2 मास ऑफ अल्फा इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे भी सोचे आप। उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होती है। अब मास ऑफ थॉरियम आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ थॉरियम, तो अब आपने इसको सब्जेक्ट बना लिया, तो मास ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ थॉरियम यहाँ पे आ गया। अब बेटा मास ऑफ अल्फा होता है 4u और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इसने क्वेश्चन में यहाँ दी है, दैट इज 6.69 इंटू 10 पावर माइनस 30। तो मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा रखा 6.69 इंटू 10 पावर माइनस 30 एंड मास ऑफ थॉरियम वुड बी 234u। तो u और u कैंसिल आउट हो गया बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो मेरे पास आंसर आया ये आ गया एनर्जी में, किसमें, जूल्स में। अब मुझे इसके चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसकी कन्वर्जन की कि 1 × 10⁻⁻19 जूल्स बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो 1.14 × 10⁻⁻14 बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो बेटा ये जो आंसर था 1.14 × 10⁻⁻4, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो मेरे पास बन गया 71.25 × 10⁻3, यानी 71.3, 10⁻3 का मतलब होता है किलो, तो 71.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए था, इसलिए मैंने इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और ये मेरा बन रहा है 71.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेटा मोमेंटम की यानी मैकेनिक्स की एप्लीकेशन जो न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है उसका मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया कि इस तरह से मोमेंटम को, मैकेनिक्स को, डायनेमिक्स को हम अप्लाई करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। आई होप ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने खुद इसको सॉल्व किया आपको, ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेरा ख्याल है इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम होता तो मेरे पास अभी तक व्हाट्सएप पे कोई ना कोई मैसेज आ गया होता। ठीक है, मैं नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा हूँ बेटा। अब बेटा ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास ये हमारे पास है अ सोर्स ऑफ अल्फा, अ सोर्स ऑफ अल्फा जो है पार्टिकल, वो हमारे पास a source of alpha particle is uranium 238, the nuclear reaction for the emission of alpha particle is represented by, ये इसने दो इक्वेशंस दे दी। अब बेटा इसमें आपके पास जो चीज अंडरस्टूड है वो आपको जो पता है, अल्फा पार्टिकल जो है आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो अल्फा पार्टिकल 4 और 2 यानी हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो बेटा इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल पे ये जो आपके पास आई है, ये आपके पास 4 है और जो जी है ये आपके पास 2 है, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब बेटा सम ऑफ न्यूक्लियन नंबर बिफोर दैट इज 238 शुड बी इक्वल टू सम आफ्टर, तो आफ्टर कौन कौन से बेटा, W+4 है। आपको 4 कैसे पता लगा, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है,
और हीलियम न्यूक्लियस का यहाँ नंबर 4 है। बेटा इस 4 को इधर शिफ्ट कर दो तो डब्ल्यू 234। ऐसे ही बेटा अगर आप प्रोटॉन नंबर्स को सोचो तो दैट इज 92 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो बेटा इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 90 आ गई। ये जो मैंने अभी कंजर्वेशन लॉज समझाए थे ये उनकी एप्लीकेशन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन P2 में मिल जाते हैं जिसमें आपको इस तरह से वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं, जो अननोन्स होते हैं इक्वेशंस के वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये मैं आपसे शेयर करूंगा, तो अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ये आसान काम था, इस पे मेरे ख्याल से हमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। फिर बेटा दूसरा आपके पास ये क्वेश्चन है कि इन अ डिके ऑफ न्यूक्लियस पोलोनियम 21084 an alpha particle is emitted with the energy of 5.3 mega electron volt. The emission is represented by the nuclear equation। बेटा ये इसकी न्यूक्लियर इक्वेशन है, ये आप खुद इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत आसान पार्ट है, ये आप लोग खुद करेंगे। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है ना। A sample of polonium 210 emits 7.1 into 10 power 18 alpha particles in one day। एक दिन में ये इतने अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट कर रहे हैं, यानी एक न्यूक्लियर रिएक्शन यानी एक पोलोनियम के डिके से एक अल्फा पार्टिकल इमिट आउट होगा। ठीक है, तो कितने आपके पास डिके हो रहे हैं? 7.1 इंटू 10 पावर 18। अब बेटा कहीं पर भी अगर आपको मीन पावर कैलकुलेशन की बात करें, पावर जनरेशन प्लांट का सवाल दे सकता है, या वो कह सकता है इस इमेजन से कितनी पावर आउटपुट आ रही है, जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द मीन पावर आउटपुट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेटा पावर आउटपुट इज टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। अब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की टोटल एनर्जी से क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने इमिट आउट हुए और एक पार्टिकल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। एक इमिशन से कितने रिएक्शन हुए यानी कितने पार्टिकल इमिट आउट हुए, जितने रिएक्शन होंगे उतने पार्टिकल इमिट आउट होंगे, और एक पार्टिकल से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई डिवाइडेड बाय टाइम। तो n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड या नंबर ऑफ रिएक्शंस, और E इज द एनर्जी रिलीज इन वन इमिशन। अब बेटा आपके पास जो यहाँ पर एनर्जी है वो आपके पास वो 7 n दो 7 इंटू 10 पावर 18। अब बेटा आपको पावर आउटपुट चाहिए वॉट्स में। अब सबसे पहले तो बेटा आप ये देखें कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल से एनर्जी रिलीज हो रही है 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी उसने कहा है रिलीज हो रही है। अब 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के पहले हम जूल्स बनाते हैं, तो 5.3 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के, तो 5.3 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई के इक्वल होंगे। तो यहाँ से बेटा हमने एनर्जी फाइंड की, तो 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल्स एक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब बेटा इस एनर्जी को आपने, ये आपके पास 7.1 इंटू 10 पावर 18 आ गए, 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 13 ये आपने अभी एनर्जी फाइंड की है। अब बेटा वन डे है, तो एक दिन में 24 आवर 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। तो बेटा इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 69 वॉट्स। तो कहीं पर भी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से पावर इस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि आपके पास जो टोटल पार्टिकल इमिट आउट हो रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी रिलीज्ड इन वन रिएक्शन अपॉन टोटल टाइम, इससे आपने पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस में आता है, तो आई होप ये बात भी क्लियर है। अब बेटा हमारे पास थोड़ा सा कॉल करते हैं कॉन्सेप्ट को। हमारे पास कल हमने कहा कि डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अराउंड 10 पावर माइनस 14 से 10 पावर माइनस 16 में होगा। तो मैंने मिडिल वाली वैल्यू को पिक किया था, एवरेज वैल्यू को। तो 10 पावर माइनस 15 मीटर का मैंने डायमीटर कंसीडर किया, यानी कि ये समझे कि 10 पावर माइनस 15 का इसका डायमीटर है। अब इसके अंदर प्रोटॉन्स रखे हुए। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन्स है तो ये सारे एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा।
अब बेटा इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ये बहुत ही करीब रखे हुए हैं, क्योंकि इसका डायमीटर देखें 10⁻⁻15 है। अब इसके बीच में बेटा नेचर ने यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स रख दिए और इनका नाम है न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स इनके बीच में गैप को बढ़ा रहे हैं। उस गैप के बढ़ने से इनके बीच में फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन स्टिल बेटा ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेचर ने एक फोर्स इंट्रोड्यूस कराई विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द प्रोटॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियस को बांध के रखती है, फॉर्म करती है, ग्लू करती है इन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे से। ये ग्लूइंग इफेक्ट देती है, जैसे ग्लू होती है ना, एल्फी होती है, जोड़ के रखती है आपस में। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इनको क्या करती है, ये इनको जोड़ के रखती है, तो इसको टाई अप करके रखती है। तो इसको मैंने डिनोट किया है FN से। तो बेटा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो न्यूक्लियस आपके पास स्टेबल है। और अगर ये आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक है, कम है रिपल्सिव फोर्स से, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। हर अनस्टेबल न्यूक्लियस ये चाहेगा कि वो इस कंडीशन को एक्वायर करे कि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाए, रिपल्सिव फोर्स कम हो। इस पर्पस के लिए वो क्या करेगा, वो डिके करेगा। इस पर्पस के लिए वो अपने आप को तोड़कर लाइटर न्यूक्लियस बनेगा। वो कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, अपने मास को रिलीज करेगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की फॉर्म में वो कुछ ना कुछ अपने आप को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्पेशली जिनके प्रोटॉन नंबर 83 से अबव होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, नेचुरली अनस्टेबल हमें मिलते हैं। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले ये याद रखें, किसी भी न्यूक्लियस में इतने सारे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस न्यूक्लियस में कैसे सेटल हुए हैं, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो इन प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखती है, ग्लू करके रखती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, ग्रेटर है रिपल्सिव फोर्स से, तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। और अगर ये कम होगी तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। और हर न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है वो अपने आप को डिके करेगा और वो चाहेगा कि वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। इस पर्पस के लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ मास को रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं पार्टिकल्स को। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके प्रोटॉन नंबर 83 अबव जा रहे होते हैं, वो यूजुअली आपके पास अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा ये जो फोर्स है, यहाँ पर एक नई फोर्स मैंने इंट्रोड्यूस कराई है विच एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस। इस फोर्स का काम क्या है, ये बेटा प्रोटॉन्स को बांधती है, ग्लू करती है। ये एक चीज होती है क्वार्क्स, इट बाइंड्स क्वार्क्स एज वेल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स द प्रोटॉन टुगेदर एंड इट बाइंड्स द क्वार्क्स। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी ये ग्लू करती है, बांधती है। ठीक है, टाई अप करती है। तो ये यहाँ पर समझना जरूरी था कि हमारे पास जब न्यूक्लियस कोई भी अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। अब वो जो पार्टिकल रिलीज करेगा, वो पार्टिकल्स हमारे पास होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। अब बेटा इनकी वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी अगर हम सोचें, तो सबसे पहले इनकी नेचर को देखते हैं। तो बाय नेचर बेटा अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो 2e के इक्वल है। ई का मतलब है एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2e चार्ज है और इसका मास क्या होता है, 4u होता है। तो अल्फा पार्टिकल हाई स्पीड पार्टिकल्स है, हीलियम न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इस चार्ज जो होता है वो +2e के इक्वल होता है। बीटा जो है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारे पास जो है 1/185 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बहुत लाइट है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज है, और इसका जो मास है वो निग्लेजिबल है। यूं समझें कि बहुत कम मास है, 1/184, यानी अगर मैं किलोग्राम्स में लिखूं तो इसका मास बनेगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बहुत ही निग्लेजिबल मास है बेटा ये। उसके बाद गैमा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ना इनका कोई मास होगा, ना इन पे कोई चार्ज होगा। तो हमारे पास जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो वो कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, उनमें अल्फा बीटा और गामा हमारे पास रेडिएशन इमिट आउट होंगी। अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होंगे और इनका मास 4u के इक्वल है। जबकि हमारे पास बीटा भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है और इनका मास नेग्लेजिबल होता है, अराउंड 1/185 टाइम्स 18
450 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन इनका मास होता है। ये नेगेटिवली चार्ज है और इनका जो गैमा रेडिएशन है वो न्यूट्रल होती है, इनका कोई मास नहीं होता। वो शॉर्ट वेव जो है आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ की हायर एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। अब इनकी दूसरा हमारा सिलेबस कहता है आयनाइजिंग पावर के बारे में। तो बेटा अल्फा की हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर है, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ये बहुत बल्कि है, इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा है। तो 10⁴ आइंस पेयर्स पर मिलीमीटर ऑफ एयर, यानी हर 1 मिलीमीटर में इतने आइंस को ये प्रोड्यूस करेगा 10⁴, इसकी बहुत ज्यादा आयनाइजिंग पावर है। और उसके बाद बीटा की रीजनेबल आयनाइजिंग पावर है, बीटा की गैमा से ज्यादा और अल्फा से कम होती है, इन बिटवीन होती है, वीकर देन अल्फा। वीकेस्ट जो आयनाइजिंग पावर होगी बेटा वो गैमा रेडिएशन की होगी। उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर है बेटा। तो बेटा हमारे पास जो अल्फा है उनको हम पेपर शीट से स्टॉप कर सकते हैं, कार्ड शीट से स्टॉप कर सकते हैं। इनकी इनकी आयनाइजिंग पावर हाईएस्ट है, लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनकी इन बिटवीन होती है अल्फा और गैमा के। और एक्सट्रीमली हाई किसकी है बेटा, वो हमारे पास गैमा रेडिएशंस की है। जिसकी लीस्ट आयोनाइजिंग पावर है उसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है, याद रखिएगा। तो बेटा मोशन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे चार्ज है, ठीक है, ये दोनों पे चार्ज है, इसलिए दोनों डिफ्लेक्ट होंगे। ये लर्निंग आउटकम यहाँ पे एग्जामिन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का A2 में कॉन्सेप्ट होगा, वहां पे यूज होगा। स्पीड बेटा अल्फा पार्टिकल की 0.1 c यानी 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बेटा जो बीटा पार्टिकल होते हैं दे हैव गॉट रेंज ऑफ स्पीड, ये जो है 0.9 c टू 0.95 c रेंज होती है बेटा इनकी, और इसकी जो है सी के इक्वल है। तो ये बेटा थोड़ा सा पढ़ने वाला ओ लेवल्स वाला सारा काम है, इसमें कोई ऐसी एक नई इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं यहाँ पर ऐड करूं। अब बेटा हमारे पास अगर हम सोचे तो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन ये है। क्योंकि ये पार्ट में कल कराएंगे, ये सारे पार्टिकल फिजिक्स आएंगी। मुझे आई नीड 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स। तो इस क्लास को मैं यहीं एंड कर लेता हूँ। तो इसमें तकरीबन सारा थ्योरी होगी, या कल की क्लास 30-40 मिनट्स की होगी, उसके अंदर मैं पार्टिकल फिजिक्स डिस्कस कर लूँगा। इस क्लास को यहीं एंड कर लेते हैं। अब आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।